हेलो फ्रेंड्स, EMCSC एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे आप लोग अदर सब्जेक्ट को इन्जॉय के साथ पढ़ते हैं, उसी तरह आप लोग साइंस को भी इन्जॉय के साथ पढ़ रहे होंगे। और हम लोग साइंस के कई चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। बायोलॉजी में हम लोग कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और केमिस्ट्री के भी हम लोग कई चैप्टर्स देख चुके हैं। तो अब आप लोगों को उन सारे चैप्टर्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए होते हैं। मोस्टली ये IAS PCS के ही क्वेश्चन होते हैं। इसमें से कुछ जो है छोटे एग्जाम्स में भी आए होते हैं। तो आप लोग वीडियो को सीरियसली देखा करें और रिवीजन तो ज़रूर किया करें, बार बार देखा करें। और आप लोग डेली का डेली वीडियो देखा करें, क्योंकि बीच में यदि छूट जाता है तो आपका सीक्वेंस बिगड़ जाता है। और इसी वजह से आप लोग वीडियो को बिल्कुल मिस मत किया कीजिए और डेली का डेली अपडेट किया कीजिए। तो हम लोग बात कर रहे थे सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अक्रिय गैसें की। पिछली वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे, इसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज भी प्राप्त कर लिए थे। तो उसी क्रम में हमारा आज का भी वीडियो है सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अक्रिय गैसें से हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि वायु जो गुब्बारा होता है उसमें हीलियम को ज़्यादा वरीयता दी जाती है हाइड्रोजन की अपेक्षा। ऐसा क्यों है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है अपेक्षाकृत सस्ता है। सेकंड है अपेक्षाकृत कम घना होता है। तीसरा है अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है। चौथा है वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। तो आपको बताना है कि जो वायु गुब्बारे में जो हवा भरी जाती है वो हीलियम को ज़्यादा वरीयता दी जाती है अपेक्षाकृत हाइड्रोजन के। ऐसा क्यों होता है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को तो पता होगा इसका आंसर। तो हाइड्रोजन जो होता है ये अत्यधिक ज्वलनशील गैस होता है और वायु की ऑक्सीजन के साथ बहुत विस्फोटक रूप से अपक्रिया कर लेता है। और हीलियम गैस जो होता है ये गुब्बारों को उठाने की शक्ति जो होती है हाइड्रोजन गैस की शक्ति के 92% भाग ही होता है। जो आपका हीलियम गैस है वो उसको उठाने की शक्ति ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन गैस की शक्ति का 92% होता है। और हीलियम गैस के जो होते हैं ये अक्रिय होते हैं और ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं और इसे वायु गुब्बारों में प्रयुक्त किया जाता है। तो आप लोग जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि आप लोग का हीलियम वायु गुब्बारे में क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो गुब्बारे में गैस भरी जाती है हीलियम जो है अक्रिय गैस है, ये किसी से क्रिया नहीं करती है, अज्वलनशील गैस है। जबकि हाइड्रोजन जो है आपका ज्वलनशील गैस है। और ये जो होता है आपका हीलियम गैस गुब्बारों को उठाने की जो शक्ति होती है वो हाइड्रोजन गैस की शक्ति का 92% भाग हुई होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अश्रु गैस है, आंसू गैस या अश्रु गैस है अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आपको बताना है इनमें से आंसू गैस कौन सा है। आंसू गैस के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। तो चलिए अगर यदि आंसर पता हो तो आप लोग आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो आंसू गैस का जो प्रयोग होता है ये कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर इधर उधर करने के लिए किया जाता है। और इसका जो है मानव नेत्र के संपर्क में आने से आँखों में जलन होने लगती है और आंसू निकलने लगते हैं। और जो कुछ आंसू गैस हैं जैसे अल्फा क्लोरो एसिटोफिनान, 2 क्लोरो बेंजैल मेलो नाइट्राइल और एक्रोलीन, ये जो हैं ये आपके आंसू गैस हैं। और आंसू गैस जो होता है ये क्लोरीन का प्रयोग भी किया जाता है। आंसू गैस में क्लोरीन का भी प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि आंसू गैस का प्रयोग क्या करते हैं। जब कहीं भीड़ एकदम अनियंत्रित हो जाती है, जिसे कंट्रोल करना नामुमकिन होता है, तो उनको इधर उधर करने के लिए हम आंसू गैस का छिड़काव कर देते हैं। और ये जब मानव नेत्र के संपर्क में आता है तो आंखों में जलन होने लगता है, जिससे हमारे आँख से आंसू टपकने लगते हैं। और आंसू गैस में क्लोरीन का भी प्रयोग किया जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। आंसू गैस जो है ये क्लोरीन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। आपको बताना इनमें से कौन सा है जो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो आपका जो सामान्य ताप और दाब अवस्था होती है इस पर क्लोरीन और फ्लोरीन जो होता है, क्लोरीन और फ्लोरीन जो होता है ये गैस अवस्था में होता है और ब्रोमीन आपका जो है ये द्रव अवस्था में होता है। जबकि जो आयोडीन है ये एक नीले काले रंग का अपारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस होता है और जिसमें चमक होती है। तो आपका आयोडीन जो होता है ये सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में विद्यमान रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, आयोडीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है। ग्लाइसिन, एलानिन,
सेरिन, उपर्युक्त सभी। आपको बताना है इनमें से कौन है जो ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है। ऑप्टिकली मतलब जो दृष्टिगत रूप से दिखाई ना दे रहा हो। ऑप्टिकली का अर्थ यही होता है दृष्टिगत रूप से। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है। तो ग्लाइसिन एक कार्बनिक यौगिक है और जिसका सूत्र होता है NH2CH2COOH। ये आपका ग्लाइसिन का सूत्र है और यह जो है सामान्यतः प्रोटीन में पाए जाने वाले 20 अमीनो अम्ल में सबसे छोटा होता है। ग्लाइसिन जो होता है ये 20 अमीनो अम्ल जो पाए जाते हैं उनमें सबसे छोटा होता है और यह ऑप्टिकली सक्रिय नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ग्लाइसिन जो है ये ऑप्टिकली सक्रिय नहीं होता है। इसका सूत्र होता है NH2CH2COOH और यह जो है प्रोटीन में पाए जाने वाले 20 अम्लों में से सबसे छोटा ये अमीनो अम्ल है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपको बताना है कि कौन इसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, कौन ज़्यादा क्रिया कर लेता है। तो आपको ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो हाइड्रोजन जो होता है ये अत्यधिक अभिक्रियाशील आधात्विक तत्वों की श्रृंखला है और इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन आते हैं और सर्वाधिक जो इसमें से अभिक्रियाशील गैसें हैं वो आपके फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो है ये सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील गैसें हैं और हाइड्रोजन समूह के अंतर्गत ये आते हैं। ये भी आपका IAS में आया हुआ क्वेश्चन है। और इसके अतिरिक्त जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन जो है ये भी आपका अभिक्रियाशील है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील तत्व है वो आपका फ्लोरीन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रोमीन होती है रंगहीन गैस, भूरी ठोस, अत्यंत ज्वलनशील गैस, लाल द्रव। तो आपको बताना है कि ब्रोमीन क्या होता है, उसका कलर क्या है, गुण क्या है। तो चलिए आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो ब्रोमीन जो है ये गहरा लाल भूरा रंग धारित और तीव्र गंध वाला वाष्पशील द्रव है और ब्रोमीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 35 होता है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है और यह कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहता है। ब्रोमीन जो है ये आवर्त सारणी के समूह 17 का सदस्य है जिसमें हाइड्रोजन वर्ग के नाम से जाना जाता है। जो समूह 17 वर्ग के जो सदस्य हैं उनको हम हाइड्रोजन वर्ग के नाम से जानते हैं, हाइड्रोजन। और ब्रोमीन आपका हाइड्रोजन वर्ग में ही आता है और मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन वर्ग जो होता है ये अत्यधिक अभिक्रियाशील आधात्विक तत्वों की श्रृंखला होती है। इसमें आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेडीन आता है। ओके, तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ये राइट हो जाएगा, लाल द्रव। ब्रोमीन का जो रंग होता है ये गहरा लाल भूरा रंग का होता है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह हाइड्रोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें हाइड्रोजन तत्व है जो पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है, मतलब हमारे दर्द को ख़त्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। और हाइड्रोजन के बारे में तो आपको पता चल गया, जो आवर्त सारणी में जो समूह 17 का सदस्य होता है वो हाइड्रोजन वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो है ब्रोमीन जो है ये यौगिकों का जो उपयोग होता है ये पीड़ानाशक के रूप में करते हैं। ब्रोमीन का उपयोग हम पीड़ानाशक के रूप में कहते हैं और ब्रोमीन का जो रंग होता है वो गहरा लाल भूरा रंग धारित होता है और तीव्र गंध वाला वाष्पशील द्रव होता है। और ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक आपका 35 होता है और कमरे में जो सामान्य ताप होता है उसमें वो द्रवावस्था में रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। ब्रोमीन जो है ये आपका पीड़ाहारी की तरह किया जाता है इसका यूज़। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन से तत्व द्रव रूप में पाया जाता है। सामान्य ताप पर इनमें से कौन सा तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो चलिए इसका आंसर जल्दी से दीजिए। मैंने आपको तो बता ही दिया है आंसर, तो आप लोग देर ना करें, जल्दी से आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो कमरे के जो मानक तापमान होता है या कमरे का जो सामान्य दाब होता है उस पर केवल ब्रोमीन और मरकरी द्रव रूप में पाए जाते हैं। केवल दो द्रव तत्व हैं, दो ही मात्र तत्व हैं जो द्रव अवस्था में रहते हैं सामान्य ताप पर, वो आपका ब्रोमीन और मरकरी होता है। और जबकि जो सीजियम है, रुबिडियम है, फ्रेंसियम है, गैलियम है, ये सब कमरे के तापमान पर या कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ये आपका रहते नहीं है पहले से, बाद में परिवर्तित हो जाते हैं। ओके, तो आपका कौन सा ऑप्शन रहेगा। आपका ऑप्शन नंबर जो है ब्रोमीन जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। सामान्य ताप पर, इसमें कह रहा था सामान्य ताप पर
निम्न में से कौन सा तत्व द्रव रूप में पाया जाता है? तो आपका सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में ब्रोमीन और आपका मरकरी पाया जाता है, लेकिन कमरे के तापमान और कुछ अधिक तापमान होने पर ये जो सीजियम है, रूबिडियम है, फ्रेंसियम है, गैलियम है, ये सारे तत्व भी आपके द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ओके, तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ब्रोमीन क्यों है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट जो जलता है घर में, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है निम्न दाब पर? आर्गन तथा नियॉन, नियान तथा पारद वाष्प, नाइट्रोजन एवं नियान, केवल आर्गन। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा राइट हो सकता है। तो ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है और जिसके अंदर दीवारों पर फास्फर का लेप चढ़ाया जाता है और ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस जैसे नियान और आर्गन आदि को कुछ पारे की वाष्प के साथ भर दिया जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, नियान जो है। और पारद, पारद मतलब वही आपका एच जी को ही पारद भी बोलते हैं, पारा भी बोलते हैं। तो ट्यूब के अंदर जो होता है ये अक्रिय गैस नियान या आर्गन, अक्रिय गैसों में दोनों आएंगे, नियान और आर्गन आएंगे, तो उनमें से कोई एक नियान या आर्गन और आदि कुछ पारे की वाष्प के साथ भर दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया, नियान और पारद वाष्प। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्यूबलाइट में भरी जाती है, ट्यूबलाइट में क्या भरी जाती है? सोडियम वाष्प, कम दाब पर आर्गन गैस, कम दाब पर पारे की वाष्प, मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस। कूट में बताना है पहला चौथा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, उपरयुक्त सभी। तो चलिए आंसर दीजिए कौन सा हो सकता है, आपका कौन सा राइट हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि ट्यूबलाइट में क्या क्या भरा जाता है, तो जल्दी से आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो ट्यूबलाइट में कम दाब पर पारे का वाष्प होता है और एक अक्रिय गैस मुख्यतः आर्गन भरी जाती है और साथ ही ट्यूबलाइट में जो प्रयुक्त कांच की आंतरिक सतह होती है उस पर फास्फर पाउडर से लेपित किया जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका जो है कम दाब पर आर्गन, कम दाब पर आर्गन और कम दाब पर पारे की वाष्प, ये दोनों भरी जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, दूसरा तीसरा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सोडियम का अवयव नहीं है? आपको बताना इनमें से कौन है जो सोडियम का अवयव नहीं है। साधारण नमक, कास्टिक सोडा, सोडा एस, बुझा चूना। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है, आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर। तो साधारण नमक, साधारण नमक का जो सूत्र होता है वो NaCl होता है, NaCl है। तो इसमें देखिए सोडियम आ ही गया, तो ये आपका क्या हो गया? सोडियम का अवयव हो गया। ये आपका सोडियम का अवयव हो गया, इसमें NaCl है, ये सोडियम का अवयव है, तो ये हो नहीं सकता। सेकंड है कास्टिक सोडा, और साधारण नमक को हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। और दूसरा है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का जो फार्मूला होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है कास्टिक सोडा। इसमें भी देखिए आपका सोडियम आ गया है। तीसरा है सोडा एस, सोडा एस को सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है वो Na2CO3 होता है, Na2CO3, ये सोडा एस होता है और इसको हम सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो इसमें भी देखिए आपका सोडा आ गया। और बुझा चूना जो होता है इसमें आपका फार्मूला जो होता है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका फार्मूला जो होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है। तो इसमें देखिए आपका कहीं NaCl नहीं है, तो ये आपका सोडियम का अवयव नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा, बुझा चूना जो है ये आपका सोडियम का अवयव नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें सोडियम कार्बोनेट का उपयोग नहीं किया जाता है? आपको बताना है इनमें से कौन है किसमें सोडियम कार्बोनेट का उपयोग नहीं किया जाता है। बेकिंग सोडा में, कारेक्स सोडा में, बेकिंग सोडा में, कास्टिक सोडा में, बोरेक्स में, चमड़ा उद्योग में। तो आपको बताना है कि आपका इनमें से किसमें सोडियम कार्बोनेट का उपयोग नहीं किया जाता है। तो सोडियम क्या होता है हम बता दें आपको। सोडियम जो होता है ये अत्यधिक अवक्रियाशील क्षार धातु होता है और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 11 होता है और यह आवर्त सारणी में समूह 1 और आवर्त 2 में स्थित होता है और अत्यधिक अभिक्रियाशील के कारण इसको जो है किरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। जल के साथ सोडियम धातु तीव्रता से अभिक्रिया करती है और सोडियम जो होता है जल से हल्का होता है और सोडियम पीली ज्वाला के साथ जलता है। सोडियम जो है वाष्प लैंप में इसका प्रयोग एक वर्णी प्रकाश प्राप्त करने के लिए किया जाता है और स्ट्रीट लाइट्स में सामान्यतः सोडियम लैंप का ही प्रयोग किया जाता है जो पीला एक वर्णी प्रकाश उत्पन्न करता है। और सोडियम धातु का जो निष्कर्षण होता है वो कास्टनर विधि या डाउन विधि द्वारा किया जाता है। और सोडियम के जो प्रमुख अवयव हैं वो साधारण नमक, कास्टिक सोडा,
सोडा एस, माइक्रो, कास्मिक साल्ट, हाइपो, ये सारे जो हैं सोडियम के कार्बनिक यौगिक हैं। और सोडियम कार्बोनेट जो होता है जिसे सोडा एस कहते हैं, इसका उपयोग आप बेकिंग सोडा में भी किया जाता है, कॉस्टिक सोडा में भी किया जाता है, और आपका डिटर्जेंट में भी किया जाता है, कांच के भी में किया जाता है, बोरेक्स या सुहागा बनाने में भी इसका निर्माण करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। बोरेक्स को हम सुहागा भी कहते हैं। ओके, तो आपका चमड़ा उद्योग जो है, चमड़ा उद्योग में सोडियम कार्बोनेट का यूज़ नहीं किया जाता है आपका। तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। और चमड़ा उद्योग में आपका कैल्शियम का यूज़ किया जाता है, सोडियम का यूज़ नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोती के मुख्य अवयव हैं, आपको बताना मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट। तो चलिए बता दीजिए कि मोती का जो है मुख्य अवयव कौन कौन सा है। तो मोती का जो मुख्य अवयव होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसको हम एक एरागोनाइट भी बोलते हैं, एरागोनाइट। ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, एरागोनाइट। ये खनिज है एक प्रकार का, और जो इसका मुख्य अवयव है ये कैल्शियम कार्बोनेट है। और इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रतिशत होता है वो 85% होता है। और इसमें 2 से 4% आपका जल होता है, और 0 से 10% आपका प्रोटीन होता है। प्रोटीन को इसमें कोंकी-ओलिन भी कहते हैं। तो आपका मोती का अवयव कौन सा हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट मोती का मुख्य अवयव होता है, जिसे एरागोनाइट खनिज भी कहते हैं। और इसमें जो है 85% कैल्शियम कार्बोनेट होता है, 2 से 4% इसमें जल होता है, 0 से 10% इसमें प्रोटीन होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया, कैल्शियम। और कैल्शियम जो होता है ये क्षारीय मृदा धातु का सदस्य होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 20 होता है, और प्राकृतिक रूप में लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। और निर्वात नालिकाओं में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अंतिम निशान हटाने के लिए कैल्शियम का ही प्रयोग करते हैं। और कैल्शियम के जो प्रमुख यौगिक होते हैं वो आपका चूना होता है, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, उसका फार्मूला CaO होता है। बुझा चूना जो होता है उसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, उसका फार्मूला CaOH का होल ट्वाइस होता है। और आपका जिप्सम जो होता है, जिप्सम का जो फार्मूला होता है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जिप्सम का फार्मूला ये आप लोग देख लीजिए, इसको हम कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट बोलते हैं। जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट बोलते हैं। इसका फार्मूला जो होता है CaSO4 इंटू 2S2O होता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिप्सम का फार्मूला अक्सर पूछता है एग्जाम्स में, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि जिप्सम का जो सूत्र है वो है CaSO4 इंटू 2S2O, CaSO4 इंटू 2S2O। और इसको हम कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट बोलते हैं। कैल्शियम, एक मिनट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट कहते हैं। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि जिप्सम जो है उसको हम कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट बोलते हैं, और इसका फार्मूला CaSO4 इंटू 2S2O होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट था जिप्सम का फार्मूला। और जो होता है कैल्शियम के जो और भी यौगिक हैं, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी पूछता है। इसका फार्मूला जो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, हाफ H2O होता है। जिप्सम और इसका सेम है, बस जिप्सम में है 2H2O होता है, और इसका जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसमें हाफ H2O होता है। तो आपका ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। ओके, और चूना पत्थर जो होता है, चूना पत्थर, चाक, संगमरमर इत्यादि जो होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के उदाहरण होते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट टूथपेस्ट में भी उपयोग किया जाता है। जो हम लोग टूथपेस्ट करते हैं दांत की सफाई करने के लिए, उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग होता है ये चीनी संशोधन में किया जाता है। शुगर रिफाइनिंग जो होता है उसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। और कैल्शियम का जो प्रयोग होता है उसका भवन निर्माण, कांच निर्माण, चमड़ा उद्योग इत्यादि में किया जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कैल्शियम का क्या क्या उपयोग है, कैल्शियम कैसा धातु है, किसका परमाणु क्रमांक कितना है, और मोती में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कितनी होती है, जल की मात्रा कितनी होती है, प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, और कैल्शियम के प्रमुख यौगिक कौन कौन से हैं। और जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, तो मोती के मुख्य अवयव आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन से पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख अवयव हैं? पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख अवयव कौन से हैं? वेलाइट, एलाइट,
ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ब्राउन मिलेराइट, उपर्युक्त सभी। तो चलिए इसका आंसर दीजिए क्या हो सकता है। पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है इसका उपयोग सर्वाधिक जो है सामान्य सीमेंट के रूप में ही किया जाता है, और जिसका उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है, और इसमें जल मिलाने पर ये जलयोजन हो जाता है, मतलब जल मिलाने पर जल से क्रिया कर लेता है और कठोर हो जाता है। और पोर्टलैंड सीमेंट के जो 4 प्रमुख अवयव होते हैं, पहला जो है बेलाइट होता है, बेलाइट होता है, दूसरा आपका एलाइट होता है, तीसरा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, और चौथा आपका ब्राउन मिलेराइट होता है। और ये दोनों को मिलाकर बनता है कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट बनता है। बेलाइट और एलाइट को मिलाकर कैल्शियम सिलिकेट बन जाता है, कैल्शियम सिलिकेट। और बेलाइट का जो फार्मूला होता है वो 2CaO इंटू SiO2 होता है, ये आपका बेलाइट का होता है 2CaO इंटू SiO2 होता है। एलाइट का जो फार्मूला होता है उसमें 3 लग जाता है, यहाँ पे 2 अणु होते हैं, यहाँ पे 3 अणु हो जाते हैं, 3CaO इंटू SiO2 होता है। बेलाइट में आपके 2 कैल्शियम के 2 अणु होते हैं, एलाइट में आपका कैल्शियम के 3 अणु होते हैं, इन दोनों को मिलाकर कैल्शियम सिलिकेट हो जाता है। और आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है इसका फार्मूला जो होता है इसमें 3CaO इंटू Al2O3 हो जाता है, ये आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का होता है। ट्राई मतलब 3 होता है, तो इससे भी आप लगा सकते हैं, तो 3CaO इंटू Al2O3 होता है, ये आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का होता है। और ब्राउन मिलेराइट का जो होता है फार्मूला ये 4 होता है, 4CaO इंटू Al2O3 इंटू Fe2O3 होता है, ये आपका ब्राउन मिलेमाइट का होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 5 जो है राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। पोर्टलैंड सीमेंट जो होते हैं इसके 4 अवयव होते हैं, बेलाइट, एलाइट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और ब्राउन मिलेराइट। ओके, तो आप लोग को पता चल गया कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य अवयव कौन कौन से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे बनावटी सोना कहते हैं, आपको बताना इनमें से किसको हम बनावटी सोना कहते हैं। मैग्नीशियम, ड्यूरेलुमिन, एल्यूमिनियम ब्रांज, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि बनावटी सोना क्या है। तो हम बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम जो होता है आपका चमकदार सफ़ेद रंग की अचुंबकीय धातु है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 13 होता है। और भूपर्पटी जो है उसमें ऑक्सीजन और सिलिका के बाद तीसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व आपका एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम जो होता है ये धातु का निष्कर्षण इसके मुख्य अयस्क बॉक्साइट से निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जाता है। पहला विधि है बेयर विधि, सेकंड हॉल विधि, थर्ड है सरपेक विधि। और एल्यूमिनियम के जो शोधन होती है उसके लिए हूप विधि अपनाते हैं। एल्यूमिनियम के जो यौगिक होते हैं वो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो फार्मूला है Al2Cl6 होता है। और सेकंड आपका फिटकरी है, फिटकरी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिटकरी का फार्मूला अक्सर पूछता रहता है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिटकरी का फार्मूला, फिटकरी का फार्मूला होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल ट्वाइस, इसमें 3 रहेगा, इंटू 24S2O। तो देखिए K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल ट्वाइस और इंटू 24S2O। ओके, तो आपका फिर से मैं बता दूं, फिटकरी का जो फार्मूला है वो K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल ट्वाइस इंटू 24H2 होता है। और यह जो होता है फिटकरी ये सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है जो जल में अम्लीय विलयन बनाता है, और इसका प्रयोग जल शोधन में रक्तस्राव को रोकने में किया जाता है। और विभिन्न नीलमणि पत्थर या माड़ी के एल्यूमिनियम के खनिज अयस्क जो होते हैं कोरंडम के ही कायांतरित रूप होते हैं। और कोरंडम का जो प्रमुख अवयव होता है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। और इसमें से जो एल्यूमिनियम की मिश्र धातुएं होती हैं उसमें मैग्नीशियम होता है, ड्यूरेलुमिन होता है, और आपका तीसरा एल्यूमिनियम ब्रांज होता है। और एल्यूमिनियम ब्रांज जो होता है उसमें 90% आपका कापर होता है, 10% एल्यूमिनियम होता है। और यह जो होता है सोने जैसी चमक होने के कारण इसका उपयोग बर्तन, मुद्रा, आभूषण इत्यादि के निर्माण में होता है, और इसे ही हम बनावटी सोना भी कहते हैं, आर्टिफिशियल गोल्ड भी कहते हैं। तो आपका आर्टिफिशियल गोल्ड कौन सा हो गया, बनावटी सोना एल्यूमिनियम ब्रांज हो गया। ओके, और मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम में 96% एल्यूमिनियम होता है और 4% आपका मैग्नीशियम होता है। और ड्यूरेलियम जो होता है इसमें आपका 95% एल्यूमिनियम होता है, 4% कापर होता है, 0.6% मैग्नीशियम होता है,
और 0.6% मैंगनीज होता है और 0.4% सिलिकॉन होता है। तो आपका इसमें बनावटी सोना जो है एल्युमिनियम ब्रांज हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कॉपर की यौगिक में शामिल है, इनमें से कौन है जो कॉपर के यौगिक हैं? क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, नीला थोथा और प्रयुक्त सभी। तो चलिए आंसर दीजिए कौन सा हो सकता है, इनमें से कॉपर के यौगिक में शामिल कौन कौन से हैं? तो कॉपर जो होता है उसको हम तांबा भी बोलते हैं और कॉपर जो है डी ब्लॉक के तत्व होते हैं जो प्रकृति में मुक्त या संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 29 होता है। और कॉपर का जो मुख्य अयस्क है वो कैल्कोपाइराइट है और जिसमें कॉपर का निष्कर्षण फेन प्लवन विधि या फ्रोथ फ्लोटेशन विधि द्वारा करते हैं। और कॉपर जो होता है सुचालक होता है, इसीलिए विद्युत तार और विद्युत मोटर वाइंडिंग इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग जो है विद्युत लेपन या विद्युत मुद्रण में भी किया जाता है। और कॉपर के जो यौगिक होते हैं वो आपका क्यूप्रस क्लोराइड भी होता है। क्यूप्रस क्लोराइड का जो फार्मूला होता है CuCl होता है, ये क्यूप्रस क्लोराइड होता है। क्यूप्रस क्लोराइड जो होता है ये सफ़ेद रंग का जल में आबिले ठोस है जो नम वायु में ऑक्सीकृत होकर हरे रंग के क्यूप्रिक क्लोराइड में बदल जाता है। ये पहले वाइट रंग का होता है और वायुमंडल से जब क्रिया कर लेता है तो इसका कलर जो होता है वो हरे कलर का हो जाता है। और दूसरा इसमें इसका जो अवयव है ये क्यूप्रिक क्लोराइड है। क्यूप्रिक क्लोराइड का फार्मूला CuCl2 हो जाता है। क्लोराइड रहेगा तो उसमें कोई भी उसमें एक एक अणु दोनों रहेंगे और क्यूप्रिक हो जाएगा तो उसमें क्लोरीन के आपके 2 अणु हो जाएंगे। तो आपका CuCl2 होता है। और क्यूप्रिक क्लोराइड जो होता है ये डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण में उत्प्रेरक की भांति उपयोग किया जाता है। और तीसरा आपका नीला थोथा जो है ये भी आपका कार्बन का यौगिक है। नीला थोथा को कार्बन सल्फेट भी बोलते हैं, इसको हम कॉपर सल्फेट बोलते हैं, कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं। इसका फार्मूला जो होता है CuSO4 × 5H2O होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, नीला थोथा के बारे में भी पूछता है कि नीला थोथा जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CuSO4 × 5H2O होता है। और नीला थोथा जो होता है इसका उद्योगों में रसायन निर्माण हेतु माध्यमिक रूप से या पेंट उत्पादन में तथा विद्युत लेपन में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो है कवकनाशी की तरह भी किया जाता है, इसे तूतिया भी कहते हैं। नीला थोथा को कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं और तूतिया भी बोलते हैं और इसका फार्मूला CuSO4 × 5H2O होता है। तो आपको नीला थोथा इंपॉर्टेंट है, फिटकरी इंपॉर्टेंट है, जिप्सम इंपॉर्टेंट है, ये सारे चीज़ों को फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया था, उपयुक्त सभी। ओके, चलिए निम्न में से कौन सा अम्ल चांदी के साथ अवक्रिया नहीं करता? आपको बताना इनमें से कौन सा अम्ल है जो चांदी के साथ अवक्रिया नहीं करता है। HCl, तनु, H2SO4, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो चलिए आंसर दीजिए, चांदी के बारे में बात कर रहा है। तो चांदी को हम सिल्वर भी बोलते हैं और इसका हम Ag से लिखते हैं चांदी को, और इसे सिल्वर भी बोलते हैं। सिल्वर जो होता है ये भी आपका डी ब्लॉक के में स्थित होता है। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 47 होता है और सिल्वर की जो चालकता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और यह कम अभिक्रियाशील धातु है। यह धातु जो होता है प्रकृति में मुक्त अवस्था के साथ साथ संयुक्त अवस्था में विभिन्न खनिजों में भी पाई जाती है। और सिल्वर का जो निष्कर्षण होता है इसके मुख्य अयस्क जो है अर्जेंटाइट से साइनाइड विधि द्वारा किया जाता है। और चांदी की जो है HCl तथा तनु H2SO4 के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है, किंतु यह सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर सिल्वर सल्फेट तथा सिल्वर डाइऑक्साइड बना देती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। HCl और तनु H2SO4 के साथ कोई क्रिया नहीं करती है, लेकिन यदि तनु के साथ सांद्र H2SO4 का यूज़ कर दिया जाए तो यह सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाए तो सिल्वर सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लेती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। और आपका जो चांदी है इसका उपयोग आभूषण में, बर्तन में, सिक्के इत्यादि बनाने में किया जाता है। और चांदी के भस्म का प्रयोग जो होता है औषधियाँ बनाने में, और चांदी के अमलगम का प्रयोग दांतों की कैविटी भरने में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम सोना से कितना वर्ग मीटर की चादर बनाई जा सकती है? 1 वर्ग मीटर, 2 वर्ग मीटर, 5 वर्ग मीटर, 6 वर्ग मीटर। आपको बताना है कि यदि हम 1 ग्राम सोना लेते हैं तो कितने वर्ग मीटर की चादर हम बना सकते हैं। 1 ग्राम सोना जो रहेगा, सोने की मात्रा 1 ग्राम रहेगी और चादर की कितने मीटर हम चादर बना सकते हैं आपको बताना है। तो सोना जो होता है उसको हम AU से लिखते हैं और इसको गोल्ड भी कहते हैं। सोना जो होता है ये पीली धात्विक चमक वाली धातु होती है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 79 होता है और यह जो है सर्वाधिक तन्य और आघात वर्धनीय धातु होता है। इसके मात्र 1 ग्राम
भाग से 1 वर्ग मीटर की चादर बनाई जा सकती है। 1 ग्राम अगर हम लेते हैं तो 1 वर्ग मीटर की हम चादर बना सकते हैं। 1 मीटर हमारा लंबा, 1 मीटर चौड़ा, आपको पता होगा वर्ग जो होती हैं उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो 1 वर्ग मीटर का हम इससे चादर बनाई जा सकती है। और सोना जो है कम अभिक्रियाशील धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में भी पाई जाती है और इस पर जो है हवा या नमी रखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सोने पर हवा और नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सोने का जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है वो आभूषण और सिक्का इत्यादि बनाने में किया जाता है। सोना जो होता है अपने शुद्धतम रूप में अत्यंत मुलायम होता है और इसमें कापर या सिल्वर मिलाकर इसे कठोर करने के बाद आभूषण बनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। 1 ग्राम सोने से हम 1 वर्ग मीटर जो है चादर बना सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से धातु इस्पात में नहीं पाए जाते हैं? आपको बताना इनमें से कौन से धातु हैं जो इस्पात में नहीं पाए जाते। इस्पात मतलब लोहा होता है। तो सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से आंसर दीजिए क्या हो सकते हैं। तो आपका फेरस या लोहा, लोहे को फेरस कहते हैं। यह जो होता है प्रकृति में सामान्यतः संयुक्त अवस्था में ही पाई जाने वाली धातु होती है और इसका निष्कर्षण जो होता है इसके प्रमुख अयस्क हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट से बाथ भट्टी द्वारा किया जाता है और वायु और नमी की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगती है और यह संरक्षारित होकर भूरे रंग का ऑक्साइड बना लेती है। और लोहा अपने शुद्धतम रूप में नर्म होता है। इसको कठोर करने के लिए इसमें कुछ भाग में कार्बन मिला देते हैं और कार्बन की मात्रा के आधार पर लोहे को जो मिश्र धातुएं हैं उनमें हम ढलवा लोहा और पिटवा लोहा भी कहते हैं। तो ढलवा लोहा जो होता है उसमें कार्बन की मात्रा 2 से 4% होती है और लोहा जो होता है उसमें 93 से 94% होता है और शेष मात्रा में आपका सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और मैग्नीज मिलाने पर ढलवा लोहा प्राप्त होता है। तो आपको ढलवा लोहा के बारे में पता चल गया कि इसमें कार्बन की मात्रा 2 से 4% होती है और लोहा जो उसमें तो है 93 से 94% होता है और शेष मात्रा में सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और मैग्नीज होता है ढलवे लोहे में। और पिटवा लोहा की बात कर लें, पिटवा लोहा जो होता है इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है, 0.04% से 0.08% होता है और इसमें जो कम मात्रा में लोहे में मिलाने पर पिटवा लोहा प्राप्त होता है और यह जो होता है आघात वर्धनीय तथा तन्य होता है। और लोहे का जो निर्माण होता है पांडलिंग विधि द्वारा किया जाता है। और इस्पात आपका जो है इस्पात में कार्बन की जो मात्रा होती है वो ढलवा और पिटवा लोहे के मध्य तथा 2% से अधिक नहीं होती है। जो आपका इस्पात होता है उसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो ढलवा पिटवा लोहे के मध्य में ही होती है। ढलवा लोहे और पिटवा लोहा के मध्य मतलब 0.25 से 1.5% के बीच ही होता है और 2% से अधिक नहीं होता है। और इसमें आपका सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर जो है ये अनुपस्थित होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन से राइट हो जाएंगे? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएंगे। उपर्युक्त सभी इसमें सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर जो है ये अनुपस्थित होते हैं। और कुछ इस्पात के प्रकार भी होते हैं जैसे मैग्नीज स्टील, निकिल स्टील, क्रोमियम स्टील, टंगस्टन स्टील, स्टेनलेस स्टील, क्रोम वैनेडियम स्टील। और मैग्नीज स्टील जो होते हैं उसमें मैग्नीज और कार्बन होता है। निकिल स्टील जो होता है उसमें निकिल और कार्बन मिलाया जाता है। क्रोमियम स्टील में क्रोमियम और कार्बन होता है और टंगस्टन स्टील में टंगस्टन और कार्बन होता है। स्टेनलेस स्टील में आपका क्रोमियम और कार्बन मैग्नीज होता है। क्रोम वैनेडियम स्टील में क्रोमियम और वैनेडियम होता है। मोस्टली जो स्टील बनते हैं उसमें मैग्नीज स्टील होंगे तो उसके साथ केवल कार्बन जोड़ देंगे, निकिल स्टील होंगे तो उसमें भी कार्बन जोड़ देंगे, क्रोमियम जो है उसके साथ भी कार्बन जोड़ देंगे। तो सारा जो स्टील बनता है उसमें कार्बन तो ज़रूर ही होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4 तो राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे बनावटी हीरा कहा जाता है? आपको बताना इनमें से किसको हम बनावटी हीरा कहते हैं। कार्बोरंडम, कांच, जिप्सम, सिल्वर ब्रोमाइड। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो सिलिकॉन जो होता है ये आपका सिलिकॉन कठोर और भंगुर क्रिस्टलीय उपधातु होता है और यह एक अर्धचालक होता है। और सिलिकॉन जो है भूपर्पटी में दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है और यह रेत, क्वार्ट्ज, फ्लिंट, चिकनी मिट्टी आदि में पाया जाता है। और सिलिकॉन प्राप्त करने के लिए सिलिका या रेत का विद्युत भट्टी में कार्बन द्वारा अपचयन करवाते हैं और अति शुद्ध सिलिकॉन प्राप्त करने के लिए जौन शोधन विधि अपनाते हैं। और सिलिकॉन का जो उपयोग होता है ये ट्रांजिस्टरों में, सोलर पैनलों तथा माइक्रो प्रोसेसरों के निर्माण में किया जाता है और कई मिश्र धातुओं में सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। सिलिकॉन के जो यौगिक होते हैं उसमें आपके कार्बोरेंडम या सिलिकॉन कार्बाइड जिसे कहते हैं, यह जो होता है यह रंगहीन हीरे जैसा कठोर पदार्थ होता है और इसे ही हम बनावटी हीरा भी कहते हैं। और कार्बोरंडम का जो उपयोग होता है ये क्रूसिबल या रेंगमल इत्यादि बनाने में किया जाता है। और आपका सिलिकॉन का जो दूसरा यौगिक है वो कांच होता है। कांच जो होता है यह सिलिका
होता है जो सोडियम सिलिकेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। क्योंकि यह मिश्रण है और यौगिक नहीं है, अतः इसका निश्चित जो है रासायनिक सूत्र या रासायनिक संगठन नहीं होता। कांच जो होता है एक प्रकार का मिश्रण होता है। मिश्रण जो होता है उसका निश्चित अनुपात नहीं होता। यौगिक जो होता है उसका एक निश्चित अनुपात होता है। तो आपका इसमें जो बनावटी हीरा है आपका कार्बोरेंडम हो जाएगा। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। तो इस प्रकार फ्रेंड आपका आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा और नई नई नॉलेज प्राप्त हुई होगी कि बनावटी हीरा किसे कहते हैं, और आपके सोने के बारे में, सारे धातुओं के बारे में अच्छी खासी नॉलेज प्राप्त हुई होगी। आपको वीडियो देख के अच्छा लगा होगा आज का, और कुछ नई जानकारी मिली होगी। जो दैनिक चीज़ें हैं उसके बारे में भी कुछ जानकारी मिली होगी। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करें, बार बार रिविज़न किया करें, जो ना समझ में आए उसे नोट कर लिया करें, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताती हूँ उसको भी आप लोग नोट कर लिया करें। जैसे जिप्सम के बारे में बात किए, हम फिटकरी के बारे में बात किए, बोरेक्स के बारे में बात की, ये सारे फार्मूले आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद होना ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।